हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी एंड रेडियो एक्टिव डीके। तो सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? देखिए, हमको काफ़ी एलिमेंट्स के बारे में पता है, राइट? कोई भी आप ले लो एज एन एग्जांपल, जैसे लिथियम ले लो। तो एक लिथियम के न्यूक्लियस में क्या होता है? 3 प्रोटॉन्स हैं और 4 न्यूट्रॉन्स हैं, राइट? तो ये न्यूक्लियस ज़्यादा हैवी नहीं होगा, मतलब ये स्टेबल होगा। लेकिन वही आप अगर बड़ा सा न्यूक्लियस ले लेते हो, मान लो यूरेनियम 238 का, तो उसमें होंगे 92 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 146 न्यूट्रॉन्स। तो आप देख सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियस बनेगा यूरेनियम 238 का, ये बहुत हैवी न्यूक्लियस होगा। हैवी होगा तो अनस्टेबल होगा। अब अगर ये हैवी, अब अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि हैवी है और हमें पता है हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है। तो ये स्टेबल कैसे होगा? बाय रिलीजिंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स को रिलीज करेगा तो अपना मास कम करेगा, राइट? और जब रिलीज होते हैं तो आप देखिए न्यूक्लियस में बहुत टाइट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो अंदर रखती है। तो अगर उसे एस्केप करना है, एस्केप कर तो साथ में बहुत ज़्यादा एनर्जी भी निकली होगी। तो कैसे डेफिनेशन आप लिखेंगे? प्रोसेस वेयर बाय अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई रिलीज एनर्जेटिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब ये किसने डिस्कवर की थी? सर हेनरी बेकेरेल ने, जब वो एक यूरेनियम के पीस को स्टडी कर रहे थे। और इन्हीं के नाम पे रेडियो एक्टिविटी की ऐसा यूनिट रखी गई है, बेकेरेल या फिर BQ, राइट? सो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? जब एक न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा हैवी होता है तो वो एनर्जेटिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स गिव आउट करता है ताकि वो स्टेबल हो जाए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो अब रेडिएशन क्या होती है? देखिए, जब अगर हम कहते हैं कोई चीज़ रेडियो एक्टिव है तो उसका मतलब है कि वो रेडिएशन एमिट कर रही है। तो रेडिएशन का यहाँ पे मतलब क्या है? रेडिएशन का मतलब यहाँ पे ये होगा कि जैसे वो यूरेनियम 238 का आप ले लो, ठीक है? ये जब डीके करता है तो क्या गिव आउट करता है? 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। तो क्या होगा जब ये 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स को गिव आउट करेगा तो क्या निकलेगी? न्यूक्लियर रेडिएशन। इसके साथ जो एनर्जी निकलती है, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई एनर्जेटिक सबएटॉमिक पार्टिकल्स रिलीज होते हैं स्टेबिलिटी के लिए तो एनर्जी भी रिलीज होती है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो रेडियो एक्टिव डीके है जिसमें रेडिएशन बनती है वो एक रैंडम प्रोसेस है। मतलब जैसे हम ये पता कर सकते हैं कि इतनी देर में इतने एटम्स डीके कर जाएंगे, लेकिन हम ये नहीं पता कर सकते कि ये स्पेसिफिक एटम कितनी देर में डीके करेगा। देखिए, मान लो ये कोई रेडियो एक्टिव सोर्स है, वैसे तो मुझे पता है ऐसा नहीं मिलेगा, बट मान लो ये मैंने एक जो सर्कल बनाया है, दिस रिप्रेजेंट्स 1 मिलियन पार्टिकल्स। 12 सर्कल्स हैं यहाँ पे, ठीक है? अब मान लो ये जो सोर्स है इसका मुझे पता है, इसकी हाफ लाइफ है मान लो 6 ईयर्स की हाफ लाइफ है। ठीक है, हाफ लाइफ क्या होती है कि इसमें से 50% एटम्स को, हाफ एटम्स को डीके होने में कितना टाइम लगेगा? जैसे 12 एटम्स हैं तो इसमें से इसके हाफ 6 एटम्स को डीके होने में कितना टाइम लगेगा? तो हमें पता है 6 ईयर्स की हाफ लाइफ है। तो मैं कह सकती हूँ कि इस 12 में से 6 एटम्स डीके हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ 6 ईयर्स। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि इनमें से कौन से 6 मिलियन होंगे। ये मिलियन है लेकिन मैं फिर भी 6 की तरह रेफर करूँगी। जैसे मैं बता सकती हूँ कि 12 में से अच्छा 6 डीके करेंगे पहले 6 साल में। लेकिन अगर आप पूछोगे कि ये वाला स्पेसिफिक कब डीके करेगा, ये स्पेसिफिक एटम कब डीके करेगा, तो उसका कोई स्पेसिफिक आंसर मैं आपको नहीं दे सकती, बिकॉज रेडियोएक्टिव डीके इज अ रैंडम प्रोसेस।
स्पॉन्टेनियसली होता है, रैंडमली होता है। ये बता सकते हो कि ना गिवन अमाउंट ऑफ टाइम कितने डीके होंगे, लेकिन ये नहीं बता सकते कि कौन से डीके होंगे, राइट। सो अब आपको पता होना चाहिए जब भी रेडियो एक्टिव डीके होता है तो 3 टाइप्स के एमिशंस हो सकते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा एमिशन होती है, अल्फा पार्टिकल निकलता है, बीटा भी पार्टिकल निकलता है, गामा की रेडिएशन निकलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा पार्टिकल की। देखिए, जैसे एक अल्फा पार्टिकल में क्या होता है, अल्फा पार्टिकल में होता है 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। आप देखेंगे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ये होते हैं एक He4 न्यूक्लियस में, हीलियम 4 न्यूक्लियस में। तो आप कह सकते हो कि एक अल्फा पार्टिकल एक हीलियम 4 न्यूक्लियस होता है। जब अल्फा डीके होता है तो एक हीलियम न्यूक्लियस निकलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, हाईली आयनाइजिंग है। क्यों? आप देख सकते हैं बहुत हैवी है, राइट। कितना मास है इसका, 4 AMU, और कंपेयर टू बाकी की रेडिएशन ये बहुत हैवी है। तो जब ये एयर में से ट्रेवल करेगा तो किसी एयर मॉलिक्यूल को हिट करेगा। अब जब इसने हिट किया तो उस एयर मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर देगा। तो उस एयर मॉलिक्यूल पे क्या हुआ, एक चार्ज आ गया, राइट। लेकिन साथ साथ इस अल्फा पार्टिकल ने भी अपनी एनर्जी थोड़ी सी लूज कर दी, थोड़ी सी लूज हुई। अब आपको पता है कि एटम्स तो कितने छोटे हैं, तो जब अल्फा पार्टिकल ये थाउजेंड्स ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स के साथ करता रहता है, कब तक, जब तक उसकी सारी एनर्जी खत्म नहीं हो जाती। हर बार जब वो एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करे थोड़ी सी एनर्जी लूज करता है, लेकिन जब ये थाउजेंड्स ऑफ एटम्स के साथ ऐसा करेगा तो फिर इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे करके। तो ये अब एयर में रुकते हुए जाता है, आयनाइज करता हुआ जाता है। हेंस दिस इज अ हाईली आयनाइजिंग फॉर्म ऑफ पार्टिकल रेडिएशन। अब आप देख लीजिए, क्योंकि इतना आयनाइजिंग है मतलब ये ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, बिकॉज जैसे ही ऑब्जेक्ट को एंटर करेगा साथ ही एटम आयनाइज कर देगा और थोड़ी सी एनर्जी लूज कर देगा, और ऐसे एटम्स आयनाइज करता जाएगा तक एनर्जी खत्म नहीं हो जाती, जो काफ़ी जल्दी हो जाएगी। तो क्योंकि दिस इज हाईली आयनाइजिंग, इट इज ऑल्सो लीस्ट पेनिट्रेटिंग। एयर में अल्फा पार्टिकल्स कितना ट्रैवल कर सकते हैं, सिर्फ 5 सेंटीमीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं, फिर अब्सॉर्ब हो जाते हैं। आप ऐसा देखिए, एक टिश्यू पेपर या फिर एक पतला सा पेपर भी उन्हें रोक सकता है। अब इनमें क्या होता है, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू अ हीलियम न्यूक्लियस। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा पार्टिकल को ऐसे तो लिख ही सकते हो, साथ साथ आप इसे He2 पॉजिटिव की तरह भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स है। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, +2 का, इसलिए आप इसे He2 पॉजिटिव लिख सकते हो, राइट। अब क्योंकि जैसे मैं बता चुकी हूँ, इसकी आयनाइजिंग पावर इतनी ज़्यादा है कि इट कैन नॉट पेनिट्रेट वेरी डीपली इनटू मैटर, क्योंकि इट्स एनर्जी इज यूज्ड अप वेरी क्विकली। इसकी पेनिट्रेटिंग पावर काफ़ी कम होती है। इट इज अब्सॉर्ब बाय अराउंड 10 सेंटीमीटर ऑफ एयर या फिर शीट ऑफ पेपर। अब अगर एयर में अब्सॉर्ब हो रहा है तो फिर लेड का तो देखिए कितना कम चीज, 0.01 मिलीमीटर ऑफ लेड, जो बहुत ही कम होता है। तो एक अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। तो ये हीलियम न्यूक्लियस से भी सिमिलर है। दिस इज हाईली आयनाइजिंग, लीस्ट पेनिट्रेटिंग। इसे He2 पॉजिटिव से भी लिखा जा सकता है, राइट। अब हम बात करते हैं बीटा पार्टिकल की। एक बीटा पार्टिकल क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है एटम का, उसमें से अगर एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसे हम कहते हैं कि इसका बीटा डीके हुआ है, इसमें से एक बीटा पार्टिकल निकला है। अब आप पूछेंगे कि न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से हैं। देखिए, जब डीके होता है तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई में एक न्यूट्रॉन से
एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बन जाता है। तो इसमें इक्वेशन कैसी बनेगी, यहाँ पे प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का ऊपर होगा 0 और नीचे होगा -1, क्योंकि इसका चार्ज कितना है, -1 का है। एक प्रोटॉन में नीचे होगा +1 और ऊपर भी होगा +1, क्योंकि इसका जो टोटल एटॉमिक मास है वो 1 है। एक न्यूट्रॉन में क्या होगा, इसका टोटल मास 1 है लेकिन प्रोटॉन नंबर 0 है। तो कुछ ऐसी इक्वेशन आपकी बनेगी, एक न्यूट्रॉन से एक प्रोटॉन बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर शूट आउट हो रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जिसे हम यहाँ पे एज अ बीटा पार्टिकल रेफर कर रहे हैं। और इसमें आप पता कर सकते हैं कि इसमें क्योंकि एक और प्रोटॉन निकल रहा है तो इसमें प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो जाता है बाय 1। ये आप ध्यान रखिए, बीटा डी के हर अनस्टेबल न्यूक्लियस में नहीं होता, सिर्फ कुछ ही में होता है। तो बीटा पार्टिकल्स कैसे निकलते हैं, कई बार ये निकलते हैं एज आयनाइजिंग रेडिएशन, जिसे हम कहते हैं बीटा रेज। और इनकी ये अल्फा पार्टिकल से कम आयनाइजिंग होते हैं, क्योंकि आप देखिए अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना था, +1, बीटा पार्टिकल का चार्ज कितना है, -1। एक इलेक्ट्रॉन का तो इतना ही होता है, तो ये कम आयनाइजिंग होगा। एयर में अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा तेज चलेगा, इसीलिए अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होगा। मतलब ये एयर में कुछ मीटर्स तक जा सकता है, पेपर्स को इजीली पेनिट्रेट करके जा सकता है, लेकिन इट विल बी स्टॉप्ड बाय अ थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम। एक एल्यूमिनियम की शीट बीटा रेडिएशन को रोक सकती है, लेकिन वो पेपर को पेनिट्रेट कर जाएगा और एयर में भी वो ट्रैवल कर सकता है फॉर अ फ्यू मीटर्स। तो अब हम बात करते हैं गामा रेडिएशन की। ये आपकी प्योरली रेडिएशन होती है, इसमें कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं होते। मतलब जब गामा डीके होता है तो ना प्रोटॉन नंबर में कुछ चेंज आता है, ना मास नंबर में कुछ चेंज आता है। जो चेंज आता है वो इसमें सिर्फ एनर्जी रिलीज होती है। गामा रेज कैसे निकलती हैं, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इनका हमें पता है रेडियो एक्टिव डीके में क्या होगा, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की, ये हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं। तो ये वेव्स न्यूक्लियस से निकलेंगी, साथ में कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं निकलेगा। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, लोएस्ट वेवलेंथ होती है और इसमें हाईएस्ट एनर्जी होती है। इसीलिए कहते हैं कि गामा रेज काफी डेंजरस होती हैं। और इसमें क्या है, इसलिए इसे कैंसर के ट्रीटमेंट में भी, जो रेडियोथेरेपी होती है उसमें भी यूज करते हैं। कैंसर में क्या होता है, एक सेल है जो अनकंट्रोलेबली डिवाइड हो रहा है, ट्यूमर बना रहा है, उस ट्यूमर के सेल्स को अगर हम किल कर देंगे तो कैंसर क्योर हो जाएगा। तो अगर एग्जांपल ले लेते हैं, कैंसर स्कल के एरिया में है तो पहले आपको एक हेलमेट पहनाया जाएगा जिसमें होल्स होते हैं। होल्स हैं ताकि गामा रेडिएशन को प्रिसाइसली उस ट्यूमर पे ही टारगेट कर सके, क्योंकि अगर वो आपके स्कल के बाकी एरियाज पे चला गया जहाँ पे सही है तो सेल्स में म्यूटेशन कॉज हो सकती है, या फिर जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है वो डैमेज हो सकता है। तो ताकि हमारे जो सिर में सेल्स हैं उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े तो बहुत प्रिसाइसली टारगेट करते हैं गामा रेडिएशन को, प्रिसाइसली ट्यूमर पे। और जब ट्यूमर पे पड़ती है बार बार मारते हैं ताकि जो अच्छे से पेनिट्रेट कर जाए और वो जो ट्यूमर है वो किल हो जाए। तो बिकॉज ऑफ इट्स हाई फ्रीक्वेंसी एंड बिकॉज इट कैरीज वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये बहुत डेंजरस होती है, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होती है, लीस्ट आयनाइजिंग होती है क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मतलब दिस ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट एंड वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ये आराम से एयर में ट्रैवल कर लेगी। इट कैन पेनिट्रेट पेपर, इट कैन पेनिट्रेट एल्यूमिनियम। ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसे रोकने के लिए आपको कुछ मीटर्स चाहिए होंगे कंक्रीट के, या फिर एक मोटा लेड ब्लॉक चाहिए होगा आपको,
और तभी ये बहुत स्लो डाउन हो जाती है, कम हो जाती है, कभी ट्रूली नहीं रुकती है गामा रेडिएशन। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, हाईली लीस्ट आयनाइजिंग, हाईली पेनिट्रेटिंग, काफ़ी डेंजरस होती है क्योंकि इसकी हाई फ्रीक्वेंसी है और लो वेवलेंथ है। तो अब हम देखेंगे कि अल्फा, बीटा और गामा रेज पे, रेडिएशन पे या पार्टिकल्स पे क्या इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। तो सबसे पहला केस आप ले लीजिए, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है हमारे पास और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। अब देखिए अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या होता है, +2, बीटा पे चार्ज कितना होता है, -1, और गामा पे चार्ज कितना होता है, 0। तो अल्फा पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो किस प्लेट की तरफ जाएगी, नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ। देखिए यहाँ भी यही दिखा रहे हैं, अल्फा पार्टिकल का ये ब्लैक एरो है, कहाँ जा रहा है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ। अब बीटा पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज है तो किस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिवली चार्ज। देखिए ये ब्लू एरो है बीटा पार्टिकल्स के लिए, कहाँ जा रहा है, इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ जा रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। अब गामा पे आप देखिए ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, तो ये डिफ्लेक्ट बिल्कुल नहीं होगी, ये सीधा चलती जाएगी, ये ना पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगी ना नेगेटिव की तरफ, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी। अब आती है बात मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें आपका लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है। देखिए अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो किस तरफ होगा, जिस तरफ करंट का फ्लो होगा। इस केस में आप देख सकते हैं, इसलिए अगर थोड़ा सा हम अपने हिसाब से कर लें, ये नॉर्थ साउथ, अल्फा ऐसे जा रहा है, अब हम देखना चाह रहे हैं ये किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी। तो इसमें हम लगाएंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें हमारा थंब रिप्रेजेंट करता है फोर्स। हमें फोर्स ही चाहिए कि अल्फा पार्टिकल्स की जो रे है इस पर किस तरफ फोर्स लगेगी, ये किस तरफ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता है क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ, और यहाँ पे जो बी लिखा है दिस रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट किस तरफ जा रहा है, करंट मतलब अल्फा पार्टिकल्स का फ्लो, अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव होते हैं एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे तो ये किस तरफ जा रहा है आपका, ऐसे और ऐसे अगर कंसिडर करें तो ये अंदर की तरफ जा रहा है। अंदर की तरफ अगर हम कंसिडर करेंगे तो इस तरफ, किस डायरेक्शन में गया, साउथ की तरफ, साउथ पोल की तरफ गया। मतलब अल्फा पार्टिकल्स जो है दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। अब आप ध्यान रखिएगा जब आप डिस्क्राइब करेंगे, अल्फा पार्टिकल्स बहुत हैवी होते हैं, मैंने बताया था इनका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है, 4 का। तो इनमें बहुत स्मॉल डेविएशन आएगी, हल्की डेविएशन आएगी। अब बीटा पार्टिकल्स, आप इस हिसाब से याद रखिए कि अल्फा का चार्ज पॉजिटिव है, बीटा का नेगेटिव है। जिस तरफ अल्फा जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में बीटा जाएगा। अब अगर अल्फा जा रहा है साउथ पोल की तरफ तो बीटा जाएगा नॉर्थ पोल की तरफ। लेकिन क्योंकि बीटा पार्टिकल हल्का है, इसका बहुत कम मास है, इसका मास उतना है जितना एक इलेक्ट्रॉन का होता है, और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 1/1840 टाइम्स द मास ऑफ अ प्रोटॉन, जो बहुत ही कम होता है। तो इसीलिए इसका मास तो बहुत कम है, तो इसमें लार्ज डेविएशन आएगी। आप इसे समझ लीजिए, अल्फा पार्टिकल है साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन ज़्यादा डेविएट नहीं करेगा कि भारी है, हैवी है तो कम मूव करेगा। बीटा पार्टिकल लाइट है तो नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। और तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, लार्ज डेविएशन एंड डायरेक्शन अपोजिट टू अल्फा पार्टिकल एंड टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। अल्फा में स्मॉल डेविएशन टुवर्ड्स साउथ पोल। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, एस अल्फा साउथ। और अगर आप याद रखेंगे अल्फा का साउथ है तो बीटा का नॉर्थ होगा, तो एस अल्फा साउथ। तो क्या इफेक्ट होता है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड्स का अल्फा बीटा गामा पे। इलेक्ट्रिक फील्ड में अल्फा इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, बीटा इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, और गामा बिल्कुल डिफ्लेक्ट नहीं होती है। और मैग्नेटिक में अल्फा इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स साउथ पोल, बीटा इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, और गामा कहीं डिफ्लेक्ट नहीं होती है।
तो गामा का आप देख लो, गामा का सबसे आसान है याद रखना, ना इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्ट होती है ना मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक का भी याद रखना आसान है क्योंकि अल्फा का चार्ज पॉजिटिव है तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, बीटा का चार्ज नेगेटिव है तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। और मैग्नेटिक में जो मैंने आपको निमोनिक बताया है AS अल्फा साउथ, वैसे याद रख लो, या फिर आप BN याद रख सकते हो, बीटा नॉर्थ। इनमें से जो आपको याद रखना ज्यादा कन्वीनियंट है वो रख सकते हैं। तो अब हमें क्लियर है कि क्या इफेक्ट है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का अल्फा बीटा गामा पे। अब ये एक शॉर्ट कंपैरिजन सा है। देखिए अल्फा पार्टिकल्स कैसे हैं, इसमें एक पार्टिकल में क्या है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, मतलब दिस इज अ हीलियम न्यूक्लियस, इसे हम He2 पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। बीटा पार्टिकल क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियस ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। तो ये बहुत हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ निकल रहा है। और गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, एक्स रेज जैसी ही होती हैं लेकिन एक्स रेज से ज़्यादा एनर्जी कैरी करती हैं। अब अगर चार्ज की बात करें तो अल्फा पे चार्ज कितना है, +2 का, बीटा पे कितना है, -1 का, इलेक्ट्रॉन है वो, और गामा पे 0 क्योंकि गामा रे है। अब आयनाइजिंग इफेक्ट, अल्फा पार्टिकल्स मैं आपको बता चुकी हूँ स्ट्रॉन्गली आयनाइजिंग होती है, बीटा पार्टिकल्स वीक होती हैं, अल्फा और गामा के बीच में आके आप ओके टाइप्स कह सकते हैं। गामा रेज वेरी वीकली आयनाइजिंग, ना ऑलमोस्ट ना के बराबर, इनका खुद का चार्ज नहीं है। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, अल्फा पार्टिकल ज़्यादा पेनिट्रेटिंग नहीं है, इसको एक थिक शीट ऑफ पेपर से रोक सकते हो, स्किन भी रोक लेती है, हमारे कपड़े ही रोक लेते हैं, या फिर फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ एयर आर इनफ टू स्टॉप इट। बीटा पार्टिकल पेनिट्रेटिंग होती है लेकिन इट कैन बी स्टॉप्ड बाय फ्यू मिलीमीटर्स ऑफ एल्यूमिनियम और अदर मेटल। तो एक पतली सी शीट चाहिए हमें एल्यूमिनियम की या किसी और मेटल की, और बीटा पार्टिकल अब्जॉर्ब हो जाएगा। गामा रेज बहुत पेनिट्रेटिंग होती हैं, कभी कंप्लीटली स्टॉप नहीं होती। लेड और थिक कंक्रीट सिर्फ इंटेंसिटी कम करेगा, एनर्जी कम करेगा इनकी, कभी भी ये कंप्लीटली स्टॉप नहीं हो सकती है। फील्ड का इफेक्ट, अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होते हैं, बीटा भी डिफ्लेक्ट होते हैं, बीटा ज़्यादा डिफ्लेक्ट होते हैं, अल्फा कम डिफ्लेक्ट होते हैं, और गामा रेज बिल्कुल ही डिफ्लेक्ट नहीं होती है। राइट, आप चाहे तो इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो रेडियो एक्टिव डीके, अब इसमें क्या होता है, जब एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का रेडियो आइसोटोप में अनस्टेबल न्यूक्लियस है, तो मैंने आपको बताया वो हाईली एनर्जेटिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स एमिट करेगा, या तो हीलियम का एक न्यूक्लियस करेगा, या फिर एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन करेगा, या फिर सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गामा रेडिएशन एमिट करेगा। तो ये जो स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन है न्यूक्लियस की, एक एलिमेंट के न्यूक्लियस से दूसरे एलिमेंट के न्यूक्लियस में कई केसेस में, वो है रेडियो एक्टिव डीके। जब एक अनस्टेबल न्यूक्लियस से, रेडियो आइसोटोप के अनस्टेबल न्यूक्लियस से हाईली एनर्जेटिक सब एटॉमिक पार्टिकल निकल रहा है, हीलियम न्यूक्लियस निकल रहा है, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे निकल रही है, तो रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है। कई बार रेडियो एक्टिव डीके में नया एलिमेंट भी बन जाता है, वो नया एलिमेंट मोस्टली केसेस में ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू जिससे हमने शुरू किया था, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव डीके हो ही इसलिए रहा है ताकि वो अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल हो पाए। तो अब इसमें आपको ध्यान रखना है, ये जो रेडियो एक्टिव डीके है ये कंप्लीटली रैंडम प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते हो कि अगला डीके किस डायरेक्शन में होगा या फिर कब होगा। ये एक टोटली रैंडम प्रोसेस है एंड द टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द नेक्स्ट रेडियो एक्टिव डीके कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। अब रेट ऑफ डीके कितनी तेज हो रहा है वो डिपेंड करेगा कि कितने ऐसे अनस्टेबल न्यूक्लियस बचे हैं जो अब तक डीके नहीं हुए हैं, क्योंकि जैसे जैसे और न्यूक्लियस स्टेबल होते रहेंगे, जैसे जैसे कम अनस्टेबल न्यूक्लियस बचेंगे, वैसे वैसे थोड़ा रेट ऑफ डीके कम होने लगेगा, फिर डीके धीरे धीरे होने लगेगा। राइट, तो अब जब भी किसी अनस्टेबल न्यूक्लियस का रेडियो एक्टिव डीके होता है तो हम उसके बारे में एक न्यूक्लियर इक्वेशन लिख सकते हैं, इसमें हम डीके प्रोसेस दिखा सकते हैं। लेकिन इन इक्वेशंस में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो टोटल प्रोटॉन नंबर है और टोटल न्यूट्रॉन नंबर है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे इस एक इक्वेशन को आप एज एन एग्जांपल देख लो, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे कितना है प्रोटॉन नंबर 92, प्रोडक्ट साइड पे टोटल कितना है 90 और 2, ये भी 92 बना। और अब यहाँ मास नंबर देखो,
रिएक्टेंट साइड पे 238 है। प्रोडक्ट साइड पे अगर आप टोटल देखेंगे 234 एंड 4, ये भी 238 बना। तो इसमें आप इक्वेशन कैसे बैलेंस, इसमें इक्वेशन बैलेंस जैसे रखनी होगी कि जितना रिएक्टेंट साइड पे न्यूक्लियर नंबर है उतना ही प्रोडक्ट साइड पे होना चाहिए, जितना रिएक्टेंट साइड पे प्रोटॉन नंबर है उतना ही प्रोडक्ट साइड पे होना चाहिए। पहले हम बात करते हैं अल्फा डीके की। इसमें क्या होता है, अनस्टेबल न्यूक्लियस से 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स या फिर हीलियम न्यूक्लियस निकलता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल यूरेनियम 238, एक ऐसा, इसका न्यूक्लियस ऐसा होता है, इसका ऐसा अनस्टेबल न्यूक्लियस है जो अल्फा डी के अंडरगो करेगा। तो इससे क्या निकलेगा, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। तो इसमें से हीलियम 42 निकल रहा है, तो बैलेंस तो रखनी है। तो जो रिजल्टिंग एटम नया बन रहा है यहाँ पे न्यूक्लियस, उसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे, 92 माइनस 2 90। सिमिलरली इसका मास नंबर कितना होगा, 238 माइनस 4 234। 90 किसका एटॉमिक नंबर है, थोरियम का। तो जब यूरेनियम 238 का रेडियो एक्टिव डीके होता है, अल्फा डीके होता है, तो थोरियम निकलता है और हीलियम न्यूक्लियस निकलता है। एक अल्फा डीके में रूल है कि इसका जो रिएक्टेंट साइड पे जिसका डीके हो रहा है, उसका जब नया न्यूक्लियस बनेगा तो प्रोटॉन नंबर 2 से कम होगा और मास नंबर 4 से कम होगा। तो इसमें लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोटॉन नंबर रिएक्टेंट साइड पे है वही टोटल प्रोटॉन नंबर प्रोडक्ट साइड पे बनना चाहिए। जितना मास नंबर रिएक्टेंट साइड पे है उतना ही टोटल प्रोडक्ट साइड पे बनना चाहिए, राइट। तो अब हम बात करते हैं बीटा डीके की। तो बीटा डीके में क्या होता है, इसमें एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन निकलता है अनस्टेबल न्यूक्लियस से। तो इसमें प्रोटॉन नंबर 1 से इंक्रीज करता है और मास नंबर सेम रहता है, मास नंबर डज नॉट चेंज। तो इसमें क्या होता है, एक न्यूट्रॉन से, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, एक न्यूट्रॉन से एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बनता है, राइट। और ये प्रोटॉन से प्रोटॉन नंबर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है काफी एनर्जी के साथ। कार्बन 14 के बारे में आपने सुना होगा, इससे हम रेडियो कार्बन डेटिंग भी करते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग एक तरीके की टेक्निक है जिससे हम पता कर सकते हैं कि जैसे मान लो कोई फॉसिल मिला आपको अंडरग्राउंड बरी हुआ, तो उसमें आप देख सकते हो कार्बन 14 कितना है और उससे आप पता कर सकते हो कि वो कितना पुराना फॉसिल है। तो इसमें क्या होता है, इसका जब बीटा डीके होता है, कार्बन 14 आपको पता होगा शायद रेडियो एक्टिव है इसलिए ज़्यादा अबंडेंट नहीं है, तो इसका प्रोटॉन नंबर 1 से बन गया 7 किसका प्रोटॉन नंबर है, नाइट्रोजन का, जिसमें नाइट्रोजन का न्यूक्लियस बनता है और एक इलेक्ट्रॉन बनता है, जिससे आप ऐसे बीटा पार्टिकल 0-1 से भी लिखते हैं। तो इसमें भी आप देखिए वही रूल है, जो रिएक्टेंट साइड में मास नंबर है 14 उतना ही टोटल प्रोडक्ट साइड पे है 14 + 0। जितना प्रोटॉन नंबर है, यहाँ 6 है, यहाँ कितना है 7 और इसमें -1 6। तो वंस अगेन यहाँ पे प्रोटॉन नंबर, यहाँ प्रोडक्ट साइड पे टोटल प्रोटॉन नंबर इक्वल रहना चाहिए, रिएक्टेंट साइड में मास नंबर और प्रोडक्ट साइड का टोटल मास नंबर भी इक्वल रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं गामा डीके की। गामा डीके में आपको पता होगा ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो प्रोटॉन नंबर डज नॉट चेंज एंड न्यूट्रॉन नंबर, मास नंबर भी चेंज नहीं करेगा, इसमें सिर्फ एनर्जी निकलेगी। जब एमिशन हो गई तो भी कई बार ऐसा होता है कि न्यूक्लियस अभी भी एक्साइटेड है, अभी भी पूरा स्टेबल नहीं हुआ, तो इसे हम कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। फिर क्या होगा, अगर अभी भी स्टेबल नहीं है, मेटास्टेबल है, तो और डीके होगा जब तक स्टेबल न्यूक्लियस नहीं बन जाता है, राइट। और कई बार ऐसा होता है कि न्यूक्लियस जब मेटास्टेबल होता है तो उसके बाद गामा रेज ही एमिट करते हैं ताकि स्टेबल हो जाए, राइट। सो अभी आई होप कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और रेडियो एक्टिव डीके का आपको कंसेप्ट क्लियर है। तो हमने देखा था रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, जब एक अनस्टेबल न्यूक्लियस हाईली एनर्जेटिक सबएटॉमिक पार्टिकल्स गिव आउट करता है ताकि स्टेबल हो जाए, तो हम कहते हैं कि रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। हमने देखा कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियस से 3 टाइप के एमिशंस निकल सकते हैं।
अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेज, ये है उनका कंपैरिजन। आप चाहे तो फोटो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हमने देखा कि रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, अल्फा डीके क्या होता है, बीटा डीके क्या होता है, गामा डीके क्या होता है, और इनकी न्यूक्लियर इक्वेशंस कैसे लिखते हैं। हमने ये भी देखा कि इनकी रिफ्लेक्शंस कैसे होती हैं। याद रखिएगा जो मैंने आपको निमोनिक बताया था, बी एन मतलब बीटा नॉर्थ को अट्रैक्ट होता है और ए एस अल्फा साउथ को अट्रैक्ट होता है। Right, so now I hope the concept is clear. That is all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.